हेलो फ्रेंड्स, मैं एम के मिश्रा जवाहर नवोदय विद्यालय देवघर से आज 9th क्लास इंग्लिश के चौथे चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जिसमें ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन का वर्णन है, उसे समझाने के लिए आपके लिए लाइव वीडियो और स्लाइड क्वेश्चन आंसर के साथ उपलब्ध हूँ। कृपया आगे देखें। सबसे पहले इस कहानी का परिचय, इंट्रोडक्शन। दिस चैप्टर इज अबाउट एल्बर्ट आइंस्टीन। ये एल्बर्ट आइंस्टीन के विषय में लिखा हुआ चैप्टर है। ही वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक वो थे। द टाइटल ऑफ द चैप्टर ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड रेफर्स टू एल्बर्ट आइंस्टीन। एक्चुअली ये टाइटल ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड जो एल्बर्ट आइंस्टाइन को ही कहा गया है। दिस इज ए शॉर्ट बायोग्राफी of him where some of his qualities have been highlighted। ये उनके जीवन की छोटी सी कहानी है जिनमें उनके कई गुणों का विस्तार से वर्णन है। एल्बर्ट्स इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड ऑल्सो इज ह्यूमैनिटेरियन एट्रीब्यूट। एल्बर्ट का इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में और उनके मानवीय चेहरे का वर्णन इसमें है। The title A Truly Beautiful Mind makes one wonder that how can a scientist mind be beautiful। ये टाइटल हमें इस बात को बताता है, आश्चर्यचकित करता है कि एक साइंटिस्ट का दिमाग भी खूबसूरत होता है। It is so because in the lesson we come across another aspect of Einstein। आइंस्टीन न केवल साइंटिस्ट के रूप में बल्कि उनके दूसरे चेहरे को भी देखते हैं। ही वॉज ए ह्यूमैनिटेरियन, वह एक सच्चे मानव थे। ही एडवोकेटेड वर्ल्ड पीस, नॉन वायलेंस एंड दैट इज व्हाई द टाइटल रेफर्स टू हिम एज ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। उन्होंने संसार में शांति के लिए, अहिंसा के लिए अपील की थी, उनके लिए संघर्ष किया था और यही कारण है कि आइंस्टीन के लिए एक अच्छा टाइटल दिया गया है, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक सच्चा और खूबसूरत दिमाग जिसे आप जीनियस माइंड भी कह सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर विद द चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 9th टेक्स्ट बुक, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ a great scientist, Albert Einstein. But before I start, I have two words in my mind for you, whom you called genius. Sometimes we say that he or she is intelligent. Sometimes we say that he or she is genius. There is a difference between intelligent and genius. Actually, genius is the person who has an extraordinary capacity of imagination। जीनियस वह व्यक्ति होता है जिसके पास किसी चीज़ की कल्पना करने की असीम क्षमता होती है। एंड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन हैज बिकम द सिनोनिम्स ऑफ जीनियस। एल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस के एक पर्यायवाची शब्द है। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न इन 14th March 1879 in a German city of Ulm, and there was no indication that he was born to be a great person in the future। ऐसा कुछ संकेत नहीं था कि वह भविष्य में एक बड़ा आदमी बनेगा। जस्ट अपोजिट ऑफ इट, हिज हेड वॉज वेरी बिग। उनका सिर बहुत बड़ा था। एंड his mother used to think that the child was not a normal child because he could not speak for 2.5 years। वह 2.5 साल तक कुछ बोल नहीं पाया था। एंड he always played alone। he always played with the mechanical toys। वो अकेला खेलता था या फिर मैकेनिकल टॉयज के साथ खेलता था। एंड he was so fond of that mechanical things when his sister was born, his new sister was infant, then he asked where is the wheel in that baby। इस बच्चे में व्हील कहाँ है। मीन्स वह ह्यूमन बीइंग को भी व्हील के साथ जोड़कर देखता था। वंस हिज हेडमास्टर called his father and scolded that his child was very naughty and he would never be a successful person in his
life. But this is not the correct. Mr. Einstein had become a great scientist of the world. वो दुनिया के सबसे महानतम वैज्ञानिकों में से एक हुए. एंड ही वॉज ऑल्सो एमेच्योर वायलिनिस्ट. वो वायलिन बजाते थे और उन्होंने वायलिन बजाने की स्किल को पूरे जीवन भर कंटिन्यू रखा था. Though Albert Einstein was not a bad student, he scored always good marks in his subject, but he always opposed. He did not like the strict discipline of the school. वो स्कूल के डिसिप्लिन को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे. एंड सो ही लेफ्ट द स्कूल फॉर इज गुड. उसने अपने लिए स्कूल को छोड़ दिया. उसे लगता था कि ऐसे स्कूल में पढ़ना सही नहीं होगा. हिज फादर was very worried, and after the long discussion with the relatives, finally it was decided that he would get the admission in Switzerland, where the school discipline is something liberal than the school where he used to study. Then Munich, जहाँ वह पढ़ा करता था, उसे लगा कि उसे स्विट्ज़रलैंड में पढ़ना चाहिए, जहाँ थोड़ा सा लिबरल एटीट्यूड है स्कूल के डिसिप्लिन का. Actually, Einstein was highly gifted in mathematics and physics, and he graduated from University of Zurich. उसने ज्यूरिच यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी. एंड हिज अपीयरेंस दैट ही हैज वायरलेस मोस्टेक. उसकी मूछें मोटी मोटी थी, और वह एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनका कोई जोड़ नहीं था. लेकिन वो केवल वैज्ञानिक नहीं थे. ही हैज़ सम स्पेशल इंटरेस्ट इन हिज फेलो स्टूडेंट. उसका एक स्पेशल इंटरेस्ट था उनकी अपनी गर्लफ्रेंड में, मिलीवा मैरिक. सी इज यंग सर्व. वह एक सर्बियन लड़की थी जो यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच में अध्ययन करने के लिए आई थी. बिकॉज देयर इन यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच द वुमेन हैड बीन अलाउड टू स्टडी, एंड शी वॉज द रियल सपोर्टर फॉर एल्बर्ट आइंस्टाइन. Albert, after the graduation, he had no work, and sometimes he worked as a tutor. उसने एक ट्यूशन मास्टर की तरह काम किया. बट इन 1902 he secured a job as a technical expert in the patent office. उसने पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में जॉब सिक्योर किया. और एज यू नो, द पेटेंट ऑफिस इज ऑफिस वेयर द ग्रेट वर्क ऑफ द साइंटिस्ट हैज़ बीन असेस्ड. जहाँ वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए डिस्कवरी के वर्क को असेस किया जाता है, तो वहाँ ये काम टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में मिस्टर आइंस्टाइन को मिला था. एंड इन सीक्रेट ही डेवलप्ड हिज ओन आइडिया. और रहस्यमय तरीके से वो लोगों के इन्वेंशन को पढ़ते थे, डिस्कवरीज को पढ़ते थे, और अंदर ही अंदर एक आइडिया डेवलप करते थे. और इसीलिए उस सारे आइडियाज़ को वो अपने ड्रॉअर में छिपा कर रखते थे. एंड दैट्स वाई हिज ड्रॉअर वाज कॉल्ड द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. In 1995, Einstein's special theory, that is theory of relativity, जिसमें उसने बताया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बताने के लिए उसने एक बड़ा सटीक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है कि यदि आप एक खूबसूरत लड़की के साथ 2 घंटे बैठ जाते हो तो आपको लगता है कि केवल 2 मिनट गुजरा है. लेकिन वहीं जब आप गैस स्टोव के सामने 2 मिनट बैठते हो तो ऐसा लगता है कि 2 घंटे गुजर गए. यही रिलेटिविटी है. इसने इसे समझाने की कोशिश की और एक बड़ा फार्मूला दिया, E = mc², E for energy, m for mass, and c for velocity of light. Actually, Albert Einstein has solved the very difficult problem in physics. उसने फिजिक्स के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को हल किया था. बट एल्बर्ट आइंस्टाइन्स पर्सनल लाइफ इज नॉट वेल. उसका व्यक्तिगत जीवन बहुत ही खराब था. Actually, he wanted to marry with his girlfriend Mileva, but his mother opposed because she did not like a girl who is older than 3 years older than Einstein, जो 3 साल वो बड़ी थी. और उसकी माँ कहती थी कि सी बुक लाइक यू, वो तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट है और किताब में व्यस्त रहेगी, तो फिर किचन का काम कौन करेगी. कुछ दिन तक मैरिज को पोस्टपोन्ड किया गया, बट फाइनली उनकी शादी हुई. लेकिन मिलीवा का जो एक इंटेलेक्चुअल एम्बिशन था
सी हैड लॉस्ट देयर, सी बिकेम ए सिंपल हाउसवाइफ, अनहैप्पी हाउसवाइफ, एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बनकर वहाँ वो रह गई थी। और इसलिए उनका मैरिड लाइफ, उनका जो कंजुगल लाइफ था, दाम्पत्य जीवन था, वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। एंड फाइनली बोथ द कपल डिवोर्स्ड। और उन लोगों ने 1919 में, 1903 में शादी हुई थी और 16 साल के दौरान बाद उसने उसे डिवोर्स कर दिया। लेकिन आइंस्टाइन फिर से उसी साल अपने कजन एल्सा से शादी कर ली थी। आप आगे जब जाओगे तो अगले स्लाइड में मैं इन सारी चीज़ों को बताया हूँ, उसके सारे पिक्चर्स को, इमेजेस को और वीडियो को मैंने दिया है, आप उसे ठीक से देखोगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आपके लिए ढेर सारे ग्रामर के मटेरियल, राइटिंग स्किल और क्लास 7th 9th 10th सभी के लिए तमाम चैप्टर्स हमारे चैनल पर हैं। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब देखिए, मैं बताया कि उसने डिवोर्स किया, दूसरी शादी कर ली अपने कजन से ही, लेकिन उसके बावजूद उनका जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था वो पब्लिश्ड हुआ इन 1915। ये पब्लिश्ड हुआ और ये ऐसा थ्योरी था जिसने साइंटिफिक दुनिया में एक क्रांति ला दी थी, रिवोल्यूशन ला दी। और एक सोलर इक्लिप्स ने, सूरज ग्रहण ने इस बात को साबित किया कि वट एवर द थ्योरी ही हैड गिवन इट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो थ्योरी उसने दिया था वो बिल्कुल ही सही था। एंड इन 1921 ही गॉट द नोबेल प्राइज। 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन एज ए साइंटिस्ट 1921 में जब उन्हें पता चला कि नाजियों का शासन, हिटलर का शासन जर्मनी में हो गया है, तो ही डिसाइडेड टू migrate from Germany to United States. And there is a very uproar. There is a very the American physicists were very upset because in the Germany the scientist has developed the nuclear fusion and it may push towards the discovery of the nuclear bomb or the atom bomb. वहाँ न्यूक्लियर बम के बनने की संभावना बन गई थी। और इसलिए आइंस्टाइन जब वो यूएस आए तो उन्होंने अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक चिट्ठी लिखा और उसने समझाया था कि व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ सच टाइप ऑफ बॉम्ब वॉर एक्सप्लोडेड इन एनी ऑफ द टेरिटरी, एनी ऑफ द एरिया, द एंटायर एरिया विल बी बैडली डैमेज्ड एंड डिस्ट्रॉयड। बट उनकी चिट्ठी का कोई असर नहीं पड़ा। एंड इन 1945 American has secretly developed the atom bomb and dropped at the two cities of Japan, Nagasaki and Hiroshima. You have read in history. आप हिस्ट्री के पन्नों में इसे पढ़े भी होंगे। Einstein was deeply sickened by the destruction and the damage due to that bombing, and he appealed again. He wrote the letter to the United Nation. उसने यूनाइटेड नेशन को लेटर लिखा एंड ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट। उसने एक नया प्रपोजल दिया कि इस दुनिया में एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाया जाए जहाँ सबों के लिए पीस और डेमोक्रेसी स्थापित हो, सबों के राइट्स की सुरक्षा की जाए। लेकिन इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। ही इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ। वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए। ही अपोज्ड द रेस ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द आर्म्स, जो हथियारों की होड़ लगी हुई थी दुनिया में, उसको रोकने के लिए उन्होंने अपील की, एक प्रयास किया। ही ऑलवेज वर्कड फॉर द टू एस्टैब्लिश द पीस एंड डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। दुनिया में शांति और प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए उसने काफ़ी मेहनत की है। बट इन 1995 एट द एज ऑफ 76 ही डाइड। उन्होंने अंतिम सांस ली। बट ही वॉज कॉल्ड अ विजनरी एंड अ साइंटिफिक genius. He was not a citizen of this either Germany or US. He became the world citizen. So Albert Einstein really was a great scientist. For the detailed information, we have to go to the next slides, where through the slides and images I have tried my best to make you understand this chapter very wisely or very easily or in the very simple way. Thank you. Go to the next slide, please.
अब मैं इस चैप्टर की कीवर्ड के साथ आपके सामने हूँ। मैं कुछ वर्ड्स को पढ़ता हूँ और बाकी आपके लिए छोड़ूंगा। जैसे इंडिकेशन मतलब संकेत, डिस्टिंक्ट मतलब पहले से कुछ निश्चित, अटर मतलब बोलना, फ्रीक मतलब क्रेजी सनकी टाइप का, एमेच्योर एक शौकिया, स्किल मतलब कौशल, रेजिमेंटेशन मतलब अनुशासन, क्लास मतलब फाइट होना, वैलरस एक स्तनपायी समुद्री जीव है, लिबरल मतलब खुली सोच का व्यक्ति, स्टिफल मतलब घुटनवरी, एलाई मतलब सपोर्टर, टेंडरनेस जेंटलनेस, रिलेटिविटी एक सिद्धांत है जिसमें कंपैरिजन होता, विक्टोरियस मतलब विजेता, ड्रॉअर जिसको कि सेल्फ कहते, इन्वेंशन न्यू डिस्कवरी, प्रोलोंग एक्सटेंडेड, और ऐसे और भी कई शब्द हैं जो इसके कीवर्ड हैं और जिसे आपको जानना समझना चाहिए। Now come to about Albert Einstein. The person who has an extraordinary capacity of imagination is called genius. आप genius कह लीजिए, a truly beautiful mind कह लें, बात एक ही है। Albert Einstein who has truly beautiful mind has become the synonyms of genius. Really Einstein जीनियस के, प्रतिभा के सिनोनिम्स थे, और इंटेलिजेंट और प्रतिभाशाली दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और वास्तव में आइंस्टाइन एक जीनियस व्यक्ति थे जिनका कोई जोड़ नहीं। उनका दिमाग अनपैरेलल था। उनकी सोच में ना केवल मैथमेटिक्स और फिजिक्स था बल्कि उनमें एक मानवीय तस्वीर भी था जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। इस लेसन को अलग अलग पार्ट में हम पढ़ेंगे। आइंस्टीन एज ए बॉय। आइंस्टीन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। आइंस्टीन 14 मार्च 1879 को जर्मन के एक शहर उल्म में पैदा हुए थे। हिज मदर थॉट हिम टू बी एबनॉर्मल। उसकी माँ उसे एक असामान्य बच्चा समझती थी बिकॉज ही कुड नॉट टॉक फॉर अबाउट 2.5 years, 2.5 साल तक तो वो बात ही नहीं करता। ही प्लेड अलोन एंड लव्ड मैकेनिकल टॉयज। वो अकेले खेलते थे और उनकी दोस्ती केवल मैकेनिकल खिलौनों से थी। सो हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। वो चूंकि दोस्तों से मिलते नहीं तो उनका एक नया निकनेम दिया गया था, ब्रदर बोरिंग। ही लर्न टू प्ले वायलिन एट द एज ऑफ 6। 6 साल की उम्र में उन्होंने वायलिन बजाना सीखा था। एंड लेटर ही बिकम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट। और बाद में एक प्रतिभाशाली शौकिया वायलिनिस्ट के रूप में उभरे थे। ही वॉज वेरी गुड एट स्टडीज। वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे। बट ही लेफ्ट स्कूल फॉर गुड एज ही ऑलवेज क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स। लेकिन उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि हमेशा उनके टीचर के साथ पटती नहीं थी। हिज हेडमास्टर टोल्ड हिज पेरेंट्स ही वुड नेवर गेट सक्सेस एट एनीथिंग। उसके हेडमास्टर ने तो यहाँ तक भविष्यवाणी कर दी थी कि यह बच्चा जीवन में कभी सफल नहीं होगा, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन कर ले। ही वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में उनका कोई जोड़ नहीं था, वो अनपैरेलल थे। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच। ज्यूरिच यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्नातक की डिग्री ली। एंड देयर ही फाउंड हिज फेलो स्टूडेंट मिलीवा मैरिक एज हिज पार्टनर। और वहीं यूनिवर्सिटी में उसे एक दोस्त मिली थी, एक सपोर्टर मिली थी, एक पार्टनर मिली थी, एक लड़की जो गर्लफ्रेंड भी कह सकते हैं आप, जिनका नाम था मिलीवा मैरिक। अब इस तस्वीर को देखिए। आइंस्टाइन बचपन में कैसे लड़के थे, बिल्कुल ही सामान्य। और दूसरी तस्वीर में आइंस्टाइन अपने सिस्टर माजा के साथ वो खड़े हैं। अगली तस्वीर में हम चलते हैं जब आइंस्टाइन अपने पार्टनर के साथ हैं। तो आप देखिए, एक तरफ यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच जहां उनकी पढ़ाई, जहां से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी, और दूसरी तस्वीर में उसकी पार्टनर, उसकी गर्लफ्रेंड, और सच कहें तो उनकी पत्नी भी, जिनका नाम है मिलीवा मैरिक, जो सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी और उनका साथ निभाती थी। वह भी अच्छी इंटेलिजेंट लड़की थी। नाउ कम टू द आइंस्टाइन्स वर्क एंड हिज प्राइवेट लाइफ। उनका कार्य और उनकी निजी जिंदगी। इन 1902 ही गॉट ए जॉब एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन पेटेंट ऑफिस इन बर्न सिटी के पेटेंट ऑफिस में 1902 में उन्हें टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में जॉब मिला था। इसके पहले वो ट्यूशन पढ़ाते थे। ड्यूरिंग हिज जॉब ही डेवलप्ड हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट। चुपचाप
वो अपना आइडिया डेवलप करते थे, चूँकि उनका काम ही था पेटेंट ऑफिस में बड़े बड़े साइंटिस्ट के कार्यों का एसेस करना, मूल्यांकन करना। आइंस्टाइन डिस्क्राइब्ड हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E = mc², जो फिजिक्स की बड़ी थ्योरी है, इन 1905। व्हाइल ही वॉज सॉल्विंग प्रॉब्लम इन फिजिक्स, जब वो फिजिक्स के बड़े बड़े प्रॉब्लम को हल कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग, उनकी निजी जिंदगी बिल्कुल ख़त्म हो रही थी। ही वॉन्टेड टू मैरी मिलीवा, अपने गर्लफ्रेंड मिलीवा से वो शादी करना चाहते थे, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ विरोधी थी। एज सी वॉज ओल्डर देन आइंस्टीन, वो आइंस्टीन से 3 साल बड़ी थी, एंड ऑल्सो ए बुक वॉर्म, और वो भी वैसे ही पढ़ती थी जैसे आइंस्टाइन पढ़ने में तेज थे। फाइनली द पेयर मैरिड इन 1903, लेकिन बड़े डिस्कशन के बाद 1903 में दोनों की शादी हुई, हैड 2 सन्स, उनके 2 बच्चे भी हुए। बट मिलीवा लॉस्ट हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, लेकिन मिलीवा ने अपने जो इंटेलेक्चुअल बौद्धिक क्षमता थी उसको खो दिया था वहाँ, एंड बिकेम एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और एक नाराज, एक दुखी हाउसवाइफ बनकर रह गई थी। सो द कपल डिवोर्स इन 1919, और अपने 16 साल की शादी के बाद 1919 में दोनों के बीच डिवोर्स हो जाता है। लेटर आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल आइंस्टाइन डिवोर्स के बाद अपनी ही कजन एल्सा के साथ फिर से शादी कर लेते हैं। तो एक तरफ फिजिक्स में उनकी सफलता और दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी में उथल पुथल। अब इन 2 तस्वीरों को देखिए, एक पेटेंट ऑफिस बर्न में आइंस्टीन काम करते हुए, और दूसरी तरफ आइंस्टीन अपने पत्नी मिलीवा के साथ, कहा जाता है कि उन्होंने फिजिक्स के विषय में जो अपने प्रेम पत्र लिखे थे वो पूरी दुनिया में मशहूर है, क्योंकि वो दोनों मिलकर फिजिक्स के क्षेत्र में काम करना चाहते थे और मशहूर होना चाहते थे। दूसरा उनके बाद की ज़िंदगी है, जिसमें जब डिवोर्स हुआ तो उसने अपने ही कजन एल्सा से शादी कर ली थी, और इस तस्वीर में देखते हैं कि आइंस्टीन जो ग्रेट साइंटिस्ट थे अपनी दूसरी पत्नी एल्सा के साथ मुस्कुराते हुए उपस्थित हैं। अब आइए उनकी थियोरी और नोबेल प्राइज। आइंस्टीन पब्लिश्ड ही जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1915, उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी उसको पब्लिश कराया 1915 में। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन, और जब ये न्यूज़पेपर में साइंटिफिक जर्नल में छपा था तो उसे साइंटिफिक दुनिया में एक क्रांति का नाम दिया था। एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919, और 1919 में एक सूरज ग्रहण ने ब्रॉट प्रूफ दैट हिज थ्योरी वाज करेक्ट, इस बात को साबित कर दिया था कि आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो बिल्कुल सही थी। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921 एंड वाज लॉर्डेड बाय द प्रेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। 1921 में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार फिजिक्स के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, और पूरी दुनिया में प्रेस ने, वैज्ञानिकों ने और सारे लोगों ने उनके उस कार्य को, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की प्रशंसा की थी, उसे सराहा था। अब इस इमेज में देखिए, एक तरफ आइंस्टीन जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, और उस नोबेल प्राइज के इमेजेज को आप देख सकते हो, और दूसरी तरफ नोबेल प्राइज लेते हुए जब वो मंच पर खड़े हैं, तो ये दोनों ही तस्वीरें उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। हिज इमिग्रेशन एंड वार्निंग ऑफ एटम बम, ये कहानी लेसन के नेक्स्ट पार्ट में है। आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू यूएस इन 1933, वो जर्मनी में थे, जर्मनी से वो इमिग्रेट होकर 1933 में यूएस आ गए, व्हेन नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी, जब जर्मनी में हिटलर का शासन हुआ। 5 years आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, अमेरिकन फिजिसिस्ट वर वेरी अपसेट। जर्मनी में न्यूक्लियर फ्यूजन का आविष्कार हुआ था, और अमेरिकन्स जो भौतिक शास्त्र के ज्ञाता थे वो बहुत ही डरे हुए थे कि पता नहीं क्या होगा। दे वर अफ्रेड दैट नाजीज वुड बिल्ड एंड यूज एटम बम, उन्हें डर था कि कहीं नाजी हिटलर एटम बम बनाकर उसका उपयोग ना कर दे। ही रोट अ लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट, लेकिन आइंस्टीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को चिट्ठी लिखी थी।
वार्निंग हिम दैट ए सिंगल न्यूक्लियर बॉम्ब वुड मेक मास डिस्ट्रक्शन, कि अगर एक भी एटम बॉम्ब बना तो वो दुनिया के लिए तबाही ले आएगी. बट अमेरिकन सीक्रेटली डेवलप्ड एन एटम बॉम्ब एंड ड्रॉप्ड देम ऑन जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन 1945. लेकिन उनके पत्र का कोई असर नहीं हुआ, उल्टा जस्ट अमेरिकन फिजिसिस्ट ने एटम बम को डेवलप किया और उनके प्रयोग के लिए दुनिया का पहला और आखिरी एटम बम जो गिराया गया था वो घटना है 1945 अगस्त की, जो जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था और दुनिया ने इसकी तबाही को देखा था और सारे लोग दुनिया में शॉक्ड रह गए थे. अब इस दो इमेज में एक फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और दूसरी तरफ आप जो विशाल बिल्डिंग देख रहे हैं वो यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग है. और दोनों जगह पर इन्होंने प्रयास किया था कि दुनिया में हथियारों की होड़ को रोका जाए और एटम बम जैसे हथियारों को रोका जाए, नहीं तो मानवता का विनाश हो जाएगा. अब आइंस्टीन सैडनेस एंड ह्यूमैनिटेरियन रोल. एक तरफ आइंस्टीन की उदासी, दूसरी तरफ उनका मानवीय चेहरा. आइंस्टीन वॉज डीपली सेकंड बाय द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द एटम बम. जैसा मैंने बताया कि दुनिया ने उस मानवीय त्रासदी को देखा था एटम बम गिरने के बाद, और आइंस्टीन भी बुरी तरह हिल गए थे. ही प्रपोज टू द यूनाइटेड नेशन फॉर फॉर्मिंग ए वर्ल्ड गवर्नमेंट. उन्होंने यूनाइटेड नेशन को प्रपोजल दिया था कि दुनिया का इकलौता सरकार बने, वर्ल्ड गवर्नमेंट बने. बट दिस लेटर मेड नो इम्पैक्ट. लेकिन उस चिट्ठी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जैसा मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया था यूनाइटेड नेशन का विशाल तस्वीर. ओवर द नेक्स्ट डिकेड ही मेड हिमसेल्फ इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. अगले दशक में वो विज्ञान से हटकर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी. दुनिया में हथियारों का होड़ रुके और दुनिया में शांति और प्रजातंत्र के लिए उन्होंने जबरदस्त प्रचार किया. लेकिन he died in 1955 and the world celebrated him as a visionary and a world citizen. लेकिन 1955 की बात है, वो दुनिया छोड़कर चल बसे, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक विजनरी के रूप में, एक विजन देखने वाले, और केवल अमेरिका या जर्मनी के नागरिक नहीं बल्कि वर्ल्ड सिटीजन के रूप में लोग उन्हें जानते हैं. अब देखिए, इस इमेज को मैं केवल इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि वो इमेज है हिरोशिमा और नागासाकी का विध्वंस, जिसने लाखों जान ली और पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ के लोग इस त्रासदी को भुगतते रहे थे. अब आइए आइंस्टीन के सबसे महत्वपूर्ण विचार. एज ए सिटीजन ऑफ जर्मनी आई सॉ हाउ एक्सेसिव नेशनलिज्म कैन स्प्रेड लाइक अ डिजीज. वहाँ का राष्ट्रवाद किस तरह से एक रोग की तरह फैला हुआ था जर्मनी में, ब्रिंगिंग ट्रेजिडी टू मिलियंस, और जो लाखों लोगों के लिए एक ट्रेजिडी का कारण था. टू कम्बैट दिस डिजीज, इस डिजीज से लड़ने के लिए वी हैव टू एलिमिनेट नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स. हमें राष्ट्रवादी सेंटिमेंट्स को ख़त्म करना होगा. फर्स्ट बाय द इंस्टीट्यूटिंग एन इंटरनेशनल गवर्नमेंट विथ सॉवरेंटी ओवर इंडिविजुअल स्टेट्स. कि एक अंतर्राष्ट्रीय सरकार बने और हर स्टेट को अपनी संप्रभुता मिले. ये एल्बर्ट आइंस्टीन की सोच थी. हालांकि इनके सोच पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. इन्होंने यूनाइटेड नेशन से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति तक और बड़े बड़े प्रचार किए पीस और डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन ये उतने सफल नहीं हो पाए. लोगों ने इनकी बात नहीं मानी. उसके बावजूद ये एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में आए, एक विजनरी के रूप में आए. ये मैसेज आइंस्टाइन के ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड को दर्शाता है, एक सच्चे जीनियस को, एक सच्चे समाज सेवी को और एक महानतम वैज्ञानिक के चेहरे को दर्शाता है. अब अंत में थीम एंड मैसेज ऑफ द लेसन. द ग्रेट मैन आर नॉट बॉर्न विथ ए स्पेशल साइन. कोई महान आदमी एक स्पेशल साइन लेकर पैदा नहीं होते. इन देयर चाइल्डहुड एज दे आर ऑल्सो लाइक कॉमन चिल्ड्रन. वो भी एक कॉमन चिल्ड्रन की तरह ही होते. बट gradually the children develop such specific virtues and become great when they grow up. लेकिन उनमें एक अच्छा गुण पैदा होता है और जब वो बड़े होते तो महान बन जाते. ग्रेट सोल्स हैव ह्यूज लव फॉर ह्यूमैनिटी. जो
बड़े लोग होते उनमें मानवता के प्रति एक बड़ा प्यार होता, गहरा प्यार होता। दे ऑलवेज थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो हमेशा मानव कल्याण की बात सोचते। टू अचीव देयर गोल्स दे वर्क कंटिन्यूसली सो दैट द वर्ल्ड में बिकम अ बेटर प्लेस टू लिव इन, और अपने गोल को प्राप्त करने के लिए वो लगातार काम करते ताकि ये दुनिया एक रहने लायक जगह बन सके। द सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज एवरीथिंग फॉर देम, मानवता की सेवा ही ऐसे महानतम लोगों के लिए सब कुछ होता। एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज ऑल्सो ए ग्रेट सोल हु स्ट्रगल्ड अ लॉट टू स्टैब्लिश पीस एंड डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और ऐसे व्यक्ति थे आइंस्टाइन जिसने, ऐसे महान आत्मा जिन्होंने संसार में शांति और प्रजातंत्र के लिए संघर्ष किया और उसमें कुछ हद तक सफलता भी पाई थी। अब मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं कि आपको ये लेसन, लाइव वीडियो, इमेजेज और स्लाइड्स जो मैंने बताया बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ढेर सारे 9th क्लास के लेसन, ग्रामर आदि आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे, उसे ज़रूर